हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरजीएन मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम यूपीएसआई 2021 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे और उसका हमने पार्ट 1 दोस्तों वीडियो कर भी लिया। ठीक है, अगर दोस्तों आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो दोस्तों आप पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पिछले वीडियो में दोस्तों 15 नंबर तक सवाल किए थे और हमारा उद्देश्य था दोस्तों कि हम एग्ज़ाम से पहले 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर करा दें, मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, 500 प्लस। अगर दोस्तों हम बात कर रहे थे, हम फिर शिफ्ट की बात कर रहे थे दोस्तों, हम जो शिफ्ट थी आज भी वही शिफ्ट की बात करेंगे। 12/12/2017 की जो प्रथम पाली थी, ठीक है, पहली शिफ्ट की बात कर रहे थे, तो इस डेट में प्रथम शिफ्ट की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों हमने कल 15 नंबर तक सवाल किए थे। आज 16वें नंबर से दोस्तों हम सवाल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 16वें नंबर पर जाने से पहले दोस्तों जो हमने कल का लास्ट सवाल किया था उसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम वो सवाल आज दोबारा समझाई देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ये रहा दोस्तों सवाल। इसमें देखिए हमारा जो पहला कदम होगा, हम क्या करेंगे, पहले तो सवाल पढ़ेंगे कि पहले हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। ठीक है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि पहले हफ्ते में इतनी राशि दी गई और दूसरे हफ्ते में इतनी राशि। दोस्तों एग्जाम हॉल में पहला हमारा कदम क्या रहेगा कि क्वेश्चन को पढ़ते समय ही समझना। ठीक है, एग्जाम का ये भी पार्ट है, अगर यार हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो लगाएंगे कैसे। तो हमें पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को समझना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा कि हाँ हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे और सवाल हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, अगर 10 पुरुष और 8 महिलाएं सदस्यों ने पहले सप्ताह काम किया है और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह काम किया है। ठीक है, देखिए हम पहले तो लिख लेते हैं। ठीक है, 10 पुरुष मतलब 10 मैन प्लस 8 वोमेन। ठीक है, ने कितने दिन काम किया दोस्तों, इन दोनों ने 6 दिन काम किया और टोटल इनको पहले जो हफ्ते राशि दी गई वो इतनी थी। पहले हफ्ते कितनी राशि दी गई, इतनी राशि दी गई। और दूसरे पुरुष थे दूसरे हफ्ते 12 मैन प्लस 6 वुमेन थी, इन्होंने भी 6 दिन काम किया है। तो कितना रुपया मिला है। ठीक है, इतना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। अब कुछ यहाँ पर से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, एम और डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था इस सवाल को। ठीक है, वैसे हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर 2 मैन तो बढ़े हैं और 2 वोमेन माइनस हुई हैं। ठीक है, 2 मैन तो बढ़े हैं, ठीक है, 2 मैन बढ़ गए और 2 वोमेन क्या हो गई, माइनस हो गई। तो दोस्तों एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 6 दिन में एक्चुअल में 60 रुपये बढ़ गए हैं। इसका मतलब जब मैन गए हैं, मैन आए हैं और वोमेन चली गई हैं, वोमेन 2 चली गई और मैन 2 आ गए, फिर भी 60 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब हुआ क्या है, जो मैन थे ना, मैन की यहाँ पर हम बात करेंगे, जो मैन को भुगतान मिलेगा ना वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। मतलब मैन को जो है भुगतान ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रकम मिलेगी। ठीक है, मैन को ज़्यादा रकम मिलेगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन क्लियरली हटा सकते हैं। देखिए हमें क्या पता है, मैन को ज़्यादा भुगतान मिलेगा। अगर मैन को ज़्यादा भुगतान मिलेगा, इसमें तो मैन को कम भुगतान है ना, तो ये तो चला गया। इसमें मैन को अधिक है लेकिन इसमें मैन को कम भुगतान है, ये भी चला गया। ठीक है, अब मैन को भुगतान भाई कम होगा ही, क्योंकि यहाँ पर 2 मैन आए थे और 2 महिलाओं के जाने से फिर भी भुगतान कितना बढ़ रहा है, भुगतान तो भाई 60 बढ़ गया। इसका मतलब जो मैन थे, मैन का भुगतान ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेकिन अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब ये 2 ऑप्शन कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 मैन और 2 वोमेन के 2 मैन आ गए, मतलब 2 मैन माइनस 2 वोमेन कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो इन्होंने बढ़ाया कितना, 60 बढ़ाया। तो 2 मैन और 2, सॉरी आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, 2 मैन और 2 वोमेन कितना एक कितना बढ़ा देंगे, 10। अगर मैन और वोमेन की बात करें, मैन माइनस वोमेन तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब मैन और वोमेन की जो राशि का अंतर होगा ना वो कितना आएगा, 5। अब भैया 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए थे, अब इनका तो ऑप्शन कितना है, 10, और इनका डिफरेंस कितना है, 5। तो भैया यही होगा, ये नहीं होगा। पर इतना सा सवाल था, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना तो इतना ही सवाल था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया ना तो आप जो वीडियो है दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर।
ये रहा दोस्तों आज का 16वां नंबर सवाल। इसमें क्या कहेंगे, निम्न में कौन सा भिन्न कह रहा है 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है। दोस्तों इस तरह के सवालों में ना हम परसेंटेज से खेलेंगे। हम यहाँ पर कुछ गुणा, कुछ लोग कहेंगे कि यार इसको हर और अंश बराबर कर लें, मतलब इसका हर बराबर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ हम गुणा भाग नहीं करेंगे। हमें बस परसेंटेज में खेलना आना चाहिए। देखिए हमें पता क्या है 5/8 पता है ना, तो हमें दोस्तों 5/8 नहीं, हमें 1/8 पता होना चाहिए। 1/8 कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ऐसे ही 1/8 12.5% इस तरह। लेकिन हमें कितना कह रहा है 5/8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तो आ जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 और प्लस 2.5 मतलब 62.5, ये सब आपको आना चाहिए, मतलब 62.5% होना चाहिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6/7 है तो हमें क्या पता होना चाहिए 1/7 की परसेंट है। 1/7 कितना 14, 2/7%। ठीक है, तो एक्चुअल में अब 1/7 पूछ नहीं रहा, 6/7 पूछ रहा है, तो दोस्तों इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 से मल्टीप्लाई, देखिए हम कैसे करेंगे, 14 छंग 84 प्लस लगा लेंगे, 12 में कर देंगे, 6 दूनी 12 + 7 इस तरह। ठीक है, अब भी इसमें एक बार और जाएगा तो हो जाएगा कितना 85 + 5/7 इस तरह आपको आना चाहिए। ठीक है, ये समथिंग कितना हो जाएगा 85 5/7%। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले हमने 14 में कर दिया, 14 छंग 84 प्लस फिर हमने 2 का और इससे 6 का कर दिया, कितना 6 दूनी 12 /7। अब भैया 7 का मल्टीप्लाई इसमें एक बार और चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 तो एक इसमें जुड़ जाएगा तो 85 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 5 /7, तो 85 5/7 इतना तो हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इसके 62 और 85 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों क्या 1/3 कितना है 33%, तो क्या इसके बीच में है नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया। 3/5 मतलब क्या 60%, ये भी क्या इसके बीच में है नहीं। अब ये क्या है 4/7 हमें 1/7 कितना पता है 14, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, तो यार 56 प्लस समथिंग बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, बाकी बचाइए चौथा ऑप्शन यही सही होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आप हम परसेंटेज के टर्म में खेलेंगे। ठीक है, आपको परसेंटेज 1/1 से लेकर 1/1 1/2 आपको 1/20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 सबके आर टोटल। ठीक है, कुछ भी पूछे कह रहा है 1/7 तो 14 2/7, या इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी हमें मल्टीप्लाई जैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 इस तरह और इंटू 2 कर देंगे। पहले इसमें करेंगे 14 दूना 28, फिर 2 दूनी 4 इस तरह। ठीक है, अब ये 2/7 की वैल्यू हो गई। इसी तरह हम 3/7 की निकाल लेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करना आपको फ्रैक्शन में इस तरह बताया जाएगा। ठीक है, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, अगर 3125 और को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के लिए CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। दोस्तों इस तरह के सवालों में ना ऑप्शन तो यार पॉइंटों में दिए हैं। देखिए अगर आपको ऑप्शन से खेलना आ गया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सवाल आपको कैलकुलेटिव लगे ना तो आप ऑप्शन से कर दीजिए। ठीक है, जो भी सवाल आपको कैलकुलेटिव लगता है। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आप सभी लोगों ने ग्राफ मेथड से पढ़ा ही होगा 3125। ठीक है, अब कितने साल के लिए बोला 2.5 साल, 2.5 साल के लिए बोलेगा ना, फिर भी हम कितने साल का निकालेंगे 3 साल का। ठीक है, कितने साल का निकालेंगे 3 साल का। अब देखिए 4% पूछ रहा है, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25। ठीक है, 1/25। अब दोस्तों इसको 1/25 मिलेगा कितना 25 एकम 25 कितना बचा 6 और 25 पंजे। ठीक है, 125 बचेगा। ठीक है, 125 अगर 125 पहले पर बच गया ना तो 125 तीनों में बचेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्योंकि होता क्या है, अगर 3 साल के लिए देखें ना, क्योंकि अगर यहाँ पर ए होता है ना 3 साल के देखें, अगर यहाँ पर कोई सॉरी ए नहीं, अगर यहाँ पर जो मूलधन पी होता है अगर 3 साल के लिए देखें ना तो ये ए और ये बी और ये सी इस तरह बनता है। तो यहाँ पर अगर ए निकाल लिया तो यहाँ पर भी ए भर देंगे, अगर यहाँ का बी निकाल लिया तो यहाँ पर बी भर देंगे और सी। ठीक है,
इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 125 आ गया, अब फिर 125 का 25 तो कितना आ जाएगा 5 5 और 5 5 निकाल लिया। उसके बाद और इस 5 का 25। अब भाई ये तो हम काटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब क्या ये कह रहा है, ये तो 3 साल का हमने निकाले लेकिन 2.5 साल का कह रहा है, मतलब हाफ, तो हमने इसको हाफ से भाग कर दिया क्योंकि भैया 2.5 साल का हमने 3 साल का निकाल लिया और हमें निकालना कितना था 2.5 साल का, तो इसको हमने सबसे 2 से भाग दे दिया, सबको 2 से भाग दे दिया तीसरे साल वालों को। तो एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर क्या बनेगा, ये जोड़ेंगे, ठीक है, इतना जोड़ेंगे इतना जोड़ेंगे, पहले तो हम इतना जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, ठीक है। अगर इसको हम 124 मान लें 124 मान लें तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। 164 प्लस कितना बचेगा 1/2। लेकिन अभी हम केवल जो संख्या पूर्णांक है उनकी गुणा करेंगे। देखिए हमको क्या बताना, अंतिम प्राप्त राशि बताना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 250, ये कितना हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा 260। 260 में 60 जोड़ेंगे 320, ये 322 पूरा बन रहा है, कितना 322। उसके बाद अभी ये संख्या बच गई और अभी ये संख्या बच गई। लेकिन अब देखेंगे, अब यार ये तो पॉइंट में आएगा, ये कितना देगा 0.5, ठीक है। हम लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसी में अभी इतना जोड़ देंगे, पहले तो हम इसमें इतना जोड़ देंगे 5 2 7, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 3, मतलब 34 और 47 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक, क्योंकि अभी हमने ये दो संख्याएं नहीं ली हैं। तो ये तो यार 32 है, ये तो आएगा नहीं, और ये भी 32 है, ये भी तो आएगा नहीं, ठीक है। और ये 34 और 47 है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी है, तो यही आएगा। ये 94 है और ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा यार 50 समथिंग है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा सा ज़्यादा, पॉइंटों में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बस हमें इतना करना है, बाकी हम आपको यार इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट नहीं करना है हमें। अगर यहाँ पर ये भी देखना है कि जो सवाल कैलकुलेटिव हो जाए ना तो हमें उसको ऑप्शन से कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अप्रोक्स निकाल के रेंज देख के उसकी ऑप्शन से मार देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जो सवाल कैलकुलेटिव होता है ना तो ऑप्शन भी उसी तरह सेट किए जाते हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपका आज का अगला सवाल। इसमें क्या करा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दुगना कर लेता है तो, मतलब आमिर जो है सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर आमिर अपनी गति दुगना कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस सवाल को बहुत से लोग यार इतना रद्दी मेथड से करते हैं कि यार मान के करते हैं, यार दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर ना कोई फार्मूला यूज करेंगे, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या, कि दूरी बराबर, ये तो सबको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल, मतलब समय इंटू चाल गुणे समय, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये पता है, बस इतना ही पता होना चाहिए और आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आगे समझना है। देखिए अब यहाँ पर अगर दूरी सेम होती है ना, दूरी जो है डिस्टेंस अगर सेम होती है इसको हम 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा समय गुणे चाल। अगर समय गुणे चाल हो जाएगी, अगर हम समय को इधर ले आ जाएंगे तो अपान में आ जाएगा ना, 1/समय बराबर क्या हो जाएगी चाल। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो चाल होती है ना, अगर चाल है तो जो है समय का रेशियो अपान में हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस समान होती है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। भैया यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी हमने मान लिया कितनी, 60 घंटे, ठीक है। 60 घंटे माना नहीं, 60 घंटे दूरी है ही, ठीक है। तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे, मतलब सलमान कुछ घंटे लेता होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में सलमान कुछ घंटे लेता होगा। हमने मान लिया सलमान यार 10 घंटे लेता, हमने 10 नहीं माना, ठीक है, हमने 10 नहीं माना। टी भी कोई संख्या हो सकती है लेकिन हमने 10 मान लिया। 10 से आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अगर सलमान 10 घंटे लेता है तो आमिर कितने घंटे लेता, आमिर कह रहा है सलमान से 4 घंटे अधिक। अगर आमिर की बात करें तो 4 घंटे अधिक लेगा, भैया कितने लेगा आमिर, 14 घंटे लेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर आमिर अपनी गति दुगना कर दे, दुगना मतलब आमिर दुगनी स्पीड से जाए, कितनी, इतनी ही डिस्टेंस,
आमिर अगर इतनी ही डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम और वो दुगुना गति कर रहा है, ठीक है, तो वह सलमान से 2 घंटे कम, सलमान से 2 घंटे कम मतलब सलमान पहले 10 घंटे लेता था, वो 2 घंटे कम लेगा, कितना 8 घंटे लेगा। कितना घंटे लेगा? 8 घंटे लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू मतलब मान सकते, चाहे 8 मान सकते हैं, 10 न मान के कुछ भी मान सकते हैं, टी भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टी मानने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो सलमान है ना 10 घंटे लेता था या 12 घंटे, कुछ भी मान ले, उस पर सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आमिर गति दुगुनी कर ले, मतलब स्पीड पहले कितनी थी भैया, 1 थी। स्पीड का रेशियो हम लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना, स्पीड का रेशियो लिखने जा रहे हैं। स्पीड क्या है? 1। अब लेकिन 1 से उसने कितनी कर ली? 2। ठीक है, तो भैया लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है ना वो, तो भैया टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, कितना? 2:1। 2:1। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस इसका कितना है? 1 का। किसकी बात कर रहे हैं? ये आमिर की हम बात कर रहे हैं, ना कि सलमान की, ये हम आमिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आमिर की स्पीड का रेशियो और आमिर की टाइम का रेशियो हमें पता चल गया। डिस्टेंस तो वो तो सेम ही चल रहा था इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो अगर 14 घंटे लेता था, बाद में अब कितने घंटे ले रहा है? 8 घंटे। मतलब इसका अंतर कितना है एक्चुअल में? 6 घंटे का। एक्चुअल में कितना अंतर है? 6 घंटे का। यहाँ पर तो 1 ही घंटे का है, तो एक्चुअल में इसको हम 6 घंटे के बराबर कर देंगे। तो ये एक मतलब कितने गुना जाएगा? ये तो 6 गुना जाएगा, तो भैया 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 घंटे। 12 घंटे वो कब लेता है? जब उसकी स्पीड 1 थी, जब वो स्पीड जो है जो 1 थी, मतलब 12 घंटे लेता था। मतलब वो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेता था? 60 किलोमीटर जाने में वो 12 घंटे लेता था। 60 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लेता था। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम इसकी स्पीड ज्ञात कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगी? 12 पंजे 60, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आमिर की स्पीड हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ तक अभी सवाल, चलो सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर अपडेट ये भी कर सकता है, जो आने वाले सवालों में कह सकता है कि सलमान की भी हमें स्पीड बता दीजिए। अगर हमसे कहता सलमान की भी स्पीड बता दीजिए तो हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पर मान लिया ये जो स्पीड आ गई ना इसकी निकल के, जो शुरू में वो जब उसकी स्पीड 1 थी, मतलब वो जब दोगुना नहीं कर रहा, उससे पहले वो क्या कर रहा है? आमिर जो है सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। आमिर की तो हमें आमिर की तो दोस्तों हमें टाइम पता हो गया, 12 घंटे। अगर आमिर 12 घंटे लेता है तो भैया यहाँ से सलमान कितना घंटे लेगा? सलमान कितना घंटे लेगा? सलमान 8 ही घंटे लेगा ना, क्योंकि भैया 4 घंटे आमिर अधिक लेता है ना, तो सलमान 8 ही घंटे लेगा। अब सलमान 8 घंटे लेगा कितनी डिस्टेंस चलने में? 60 किलोमीटर 8 घंटे में, तो ये सलमान की स्पीड हो जाएगी। यहाँ से हम सलमान की स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर जहाँ कहीं नहीं समझ में, आप इसको दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया भी होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला सवाल। ये सवाल दोस्तों काफ़ी इजी है दोस्तों, ये एलिगेशन इसमें लगेगा। देखिए कैसे, किस अनुपात में इतने रुपए पर केजी, भैया कुछ रुपए गेहूं का मूल्य दे दिया गया, ठीक है, इतने रुपए पर केजी गेहूं को हमें दे देगा 9.80 पर केजी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण। दोस्तों हमने बताया था एलिगेशन वहीं लगता है जहाँ पर 2 चीज़ें दी गई और उनका मिश्रण दे दिया गया। अब इनका मिश्रण कितना देगा? प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 हो जाए। दोस्तों 9 हो जाए। दोस्तों ऐसा सवाल हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है, बस वहाँ पर क्या था कि 9 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। अगर ये बेचने पर होता ना तो हमको पहले इसको सीपी में ज्ञात करना पड़ता, तो हम करते, लेकिन यहाँ पर सीपी दे ही दी गई है क्योंकि इसकी कीमत इतनी हो जाए, ये सीपी ही दे दी गई है। और हमने बताया था एलिगेशन की एक खास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि यहाँ पर जो एक वैल्यू होनी चाहिए ना, ये एक ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और एक वैल्यू जो है इससे कम होनी चाहिए, हमने ये भी बताया था। अब दोस्तों इसमें से क्या करें, इसको घटा लेंगे तो 0.80 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.7, ठीक है, 0.7। अब 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि भाई डबल डिजिट है, और 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाए? 8:7। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। इजी सवाल था, कुछ नहीं करना, ठीक है, इजी सवाल था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला सवाल। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है
कि 4 उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। ए इतने में से इतने पाता है और बी इतने में से इतने, सी इतने में से इतने और डी इतने में से इतने। तो क्या कह रहा है कि अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे स्थान पर बताना है कि कौन बंदा जो है पहले से दूसरे स्थान पर आया है, मतलब सर्वोच्च से दूसरे स्थान पर आया है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए प्राप्तांक जो परसेंटेज निकालते हैं, जो हम प्राप्तांक होते हैं ना, प्राप्तांक डिवाइडेड बाई पूर्णांक इंटू 100, इस तरह हम प्राप्तांक निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो प्राप्तांक होता है ना, ऊपर छोटी वाली वैल्यू होती है, ऊपर छोटी वाली वैल्यू मतलब 400, ए जो है 420 में से कितने पाया है 560, मतलब 560 में से 420 नंबर पाया है। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। अब दोस्तों इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 0 काट लिया, ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 से काटेंगे, 7 छंग 42 और 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 7/8। अब दोस्तों हमें पता था 7/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज में क्या होती है, 1/8 हमें पता है 12.5%, 1/8 क्या होता है 12.5%, और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हमने बताया था, 12 सत्ते कितना होता है 84 होगा। ठीक है, अब इसको हमने 5 से भी गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1/2 बनेगा ना, 1/2 बनेगा, तो 1/2 मतलब 3.5 समथिंग आएगा प्लस 3.5, तो कितना बनेगा 87.5। ठीक है, ये तो हो गया 87.5। ठीक है, ए का परसेंटेज मार्क आ गया। अब बी का निकालेंगे, तो इसी तरह बी का निकालेंगे तो 560 में से कितना पाया है 560, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, ये काट देंगे। अब ये किससे कटेगा 8 सत्ते 56, 8 9 72। ठीक है, अब हमें पता है 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11% अब 1/11 की तो हमें पता है, लेकिन इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 7 से चाहिए। ठीक है, 7 × 7 7% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बी का तो हमें पता चल गया, बी ए का इतना, बी का इतना। अब सी का निकाल लेते हैं भाई, सी का कितना है 414 में से कितने में से 500 में से। ठीक है, अब तो दोस्तों यार कटेगा तो नहीं, देखिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा डेफिनेटली आराम से। देखिए 5 55 40, एक बचा 5 3 15, ये कितना पाया है 83 नंबर, मतलब 83%। ठीक है, 83 ही आएगा ना। ठीक, और उसके बाद क्या आएगा, ए बी हो गया, सी, अब क्या आ जाएगा डी। ठीक है, डी आ जाएगा। डी कितना पाया है, डी 485 में से 485 किस में पाया, इतने में से, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13। देखिए 13 से ये कट रहा है, देखिए 13 39, कितना बचेगा 13 39, कितना बचेगा 1 9, 13 सत्ते 91 पॉइंट समथिंग बचेगा। ठीक है, पॉइंट समथिंग, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी मतलब 60 और 14 कितना 74 पॉइंट समथिंग 74 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो 74 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, सर्वोच्च किसका भैया ए का, क्योंकि ये 87% है। अब इससे कम किसका है 83, किसका है सी का, बस ये सी वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा ही पूछ रहा था ना, दूसरे पायदान पर सी। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करना है जो 5 12 29 27 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। दोस्तों देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे और जो दूसरे लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे, पहले तो हम बताएंगे दूसरे लोग कैसे करते हैं। ये भाई करेंगे कि 5 में से हम x जोड़ देंगे और 12 में से x जोड़ देंगे बराबर 29 में से x जोड़ दें, और यही कह रहा है, और 27 में से x जोड़ दें ताकि ये बराबर आ जाए। अब दोस्तों यार कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे तो कुछ लोग तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा x की भाई ये वैल्यू दी गई है, ये x की वैल्यू दे ही गई है तो यही पुट करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यार पुट करने में रिस्क है क्योंकि पता चले यार पता नहीं ये वैल्यू पुट होगी कि ये वैल्यू पुट हो गई। अगर पहली वैल्यू ही पुट हमने जो की वही सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है। अगर जो लास्ट वैल्यू अगर हमने लास्ट वैल्यू से पुट किया, ठीक है, ये पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, अगर फिर लास्ट वाली जाके ये हुई तो यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम
किसी मेथड से भी नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा 5/12, ठीक है, बराबर लगाया 29/27, हमने इतना लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। और ये 29, और यहाँ पर दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई, 2957 नहीं था, यहाँ पर 58 था, ये थोड़ी यहाँ पर 57 था, ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ पर 57 था, ठीक है, जो सवाल में दिया है ये 57 दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना है, 57 है, ठीक है, ये 57 होगा, यहाँ पर भी ये 57 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का हम गैप देख लेंगे, यहाँ का गैप कितना है, इससे इसको घटाएंगे, 9 8 17 1 2, ठीक, 28 का गैप यहाँ है, यहाँ पर 7 का गैप, यहाँ पर 28 का गैप। अगर दोनों संख्याएं ये कट रही हैं तो दोस्तों हम इनको काट देंगे, ये 1 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। इतना काटने के बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 को हम 29 से गुणा करेंगे, 1 को 29 से गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 29। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन क्या 9 उत्तर होगा, नहीं, क्योंकि 1 और 4 के बीच का डिफरेंस भी लेते हैं। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। अब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के। 3 की वैल्यू अगर 9 के बराबर होगी, कितने गुना गए, 3 के, तो 1 की वैल्यू कितने बराबर होगी, 3 के। दोस्तों 3 ही उत्तर होगा, ठीक है। आप इसमें एक्स जगह पर 3 पुट के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 8 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32, और ये कितना हो जाएगा, 60। इसको काट लेंगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ठीक, 4 8 32 और 15, ये 15 होगा, यहाँ पर 12 3 15, ठीक है, 12 3 15, 8/15 8/15 8/15 आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी तो ठीक है, अभी तो यहाँ पर केवल x की वैल्यू ही पूछ ली है। कभी कभी देगा कि इसका मध्य अनुपात बताइए, इसका तृतीय अनुपात बताइए, या फिर थोड़ा सवाल इसमें बढ़ा भी सकता है, ठीक है। आपने ऐसे सवाल उम्मीद है किए भी होंगे कि जैसे कि, ठीक है, जैसे एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर दिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए आपको पहले इसमें क्या देखना है, पहले तो हमें यहाँ पर गैप देखना है, ठीक है, गैप देखेंगे, गैप कितने का, इसमें 7 का गैप है और इसका कितना गैप है, 28 का, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर तो नहीं इसका, इसमें हम काट लेंगे तो भैया 1 और 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 को हम इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। फिर 4 वाले को इससे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20। कितने की वैल्यू भैया किसके, ये 9 आ गया। लेकिन भैया इसमें और 1 और 4 का डिफरेंस भी तो 3 है, किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। हमने इसका डिफरेंस लिया तो इसका भी डिफरेंस लेंगे, किसके बराबर, 3 गुने के, तो 1 की वैल्यू भैया 3 के बराबर हो जाएगी। बस यही 3 आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या करा है, चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर इंटू 46 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा, ठीक है। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। इस कार्यवाही के दौरान निकाली गई मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि बताना है। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो आयतन होता है, बेसिकली आयतन होता क्या है। आयतन की अगर बात करें दोस्तों, आयतन होता क्या है, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट मतलब ऊंचाई, ये होता है बेसिकली क्या, आयतन। ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, चीथू ने घर के निर्माण के लिए इतना मीटर तो जमीन खरीदी, स्क्वायर ये मीटर है, ठीक, इतनी मीटर जमीन खरीद ली। उसके बाद क्या कह रहा है, पहले कदम के रूप में उसने जो है एक 7 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास दोस्तों बेसिकली होता क्या है, अर्धव्यास आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया। अर्धव्यास मतलब क्या, त्रिज्या, रेडियस, मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दे दी गई, 7। उसके बाद क्या कह रहा है, 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। गहराई कितनी, गहराई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कितनी, 40 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों उसने क्या किया, गहरा खोदा, ठीक है, कुआं खोद दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस दौरान निकाली मिट्टी। अब दोस्तों मिट्टी क्या निकालेगा, मतलब उसका वॉल्यूम ही तो निकालेगा, कितना वॉल्यूम निकालेगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। भैया कुएं का एरिया कैसे होता है, ये वृत्त के क्षेत्र में होता है कि नहीं, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। भैया पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हाँ ये तो हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ से मिट्टी निकाली गई है ना, ये जो मिट्टी इसकी पूरी निकाली गई है, ठीक है, ये जो मिट्टी निकाल के हमने यहाँ पर क्या किया, एक जो है
49 और जो 46 मीटर का भूखंड है ना, इसी पर यही इतनी ही मिट्टी, जितनी मिट्टी ये है उतनी ही मिट्टी यहाँ पर हमने फैला दी। तो भैया जब मिट्टी फैलाने से पहले इसकी क्या कोई हाइट थी? कोई हाइट नहीं थी। लेकिन जब मिट्टी फैला देंगे ना तो थोड़ी बहुत यार हाइट तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत तो हाइट बनेगी बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? जो हमने मिट्टी फैलाई है, भैया हमने यहाँ से मिट्टी फैलाई है, अगर मिट्टी ना फैलाते तो भैया इसका कोई वॉल्यूम था? वॉल्यूम कोई नहीं था, केवल मतलब एरिया ही था, इसका केवल एरिया ही था। अब भैया वॉल्यूम होता क्या, हमने बताया था हाइट। हाइट कब आएगी इसकी? जब हमने यहाँ से मिट्टी इसमें डाल दी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी की तो कुछ हाइट हो जाएगी, मिट्टी की भी कुछ हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर मिट्टी की भी हाइट हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम पूरा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो दोस्तों है इसके वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बराबर कर देंगे किसके, 49 × 46, और इसकी हाइट हमें बताना है, हाइट में वृद्धि बताना है। दोस्तों हाइट में वृद्धि, पहले इसकी तो वृद्धि, पहले क्या हाइट कुछ थी, पहले हाइट कितनी थी, 0। अब हमें बताना है कितनी होगी, तो h हमने मान लिया। अब h से h काटेंगे नहीं, ये h यार ये बेलन के कुएं का है, h1 इसको h2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, पाई की वैल्यू 22/7 r², r इंटू आर इंटू ये इसकी ऊंचाई कितनी है कुएं की, 40 इंटू 49 बराबर कर देंगे, ठीक है, बराबर का निशान, और h2 जो कि हमें बताना है, ठीक है, h फाइंड करना है। देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से इसको काटेंगे 7 बार, ठीक है। उसके बाद हम इसको काटेंगे 2 से 11, 2 से कितना आएगा 23। अब यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा भाग में, 11 × 40/7 × 23, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 चौका 44। अब इसको करेंगे कितना, 7 दूनी 14, 140 और 7 3 21, 120, मतलब 200, 160, 161। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसको भाग नहीं करेंगे, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, कितने बार जा रहा है, एक ऑप्शन 2 पॉइंट में जा रहा है, एक 3 पॉइंट में, एक 4 पॉइंट में, फिर एक 3 पॉइंट में। दोस्तों अगर इसको हम 3 से 3 बार ले जाएं, मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार कितना आ जाएगा, 48 समथिंग आएगा ना, 48 मतलब इतना आएगा। लेकिन यार ये 3 बार क्या जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार 3 से कम बार जाएगा भैया, 3 से कम जाएगा तो 3 से ज़्यादा है ना, तो ये नहीं आएगा, ये भी 3 से ज़्यादा, ये नहीं आएगा, 3 से ये भी ज़्यादा, ये नहीं आएगा, यही ऑप्शन 3 से कम है बस, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर इसको हम 3 बार ले जाएं तो कितना आ जाएगा भैया, इसको हम 3 बार काटेंगे तो 483, मतलब 3 बार नहीं जाएगा, 3 से कम ही बार जाएगा, ठीक है। 3 से ये काट दिया, ये काट दिया, मतलब 3 भी 3 से ज़्यादा है, तो 4 है, ये भी 3 से ज़्यादा, ये भी 3 से ज़्यादा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, बस कैलकुलेशन इतनी थी, ठीक है, वो भी कट गई, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। ये भी सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है। दोस्तों आज के जितने भी हमने सवाल किए ना, काफ़ी अच्छे सवाल किए हैं। ये क्या है, एक छात्रावास में मतलब हॉस्टल में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हम कुछ टर्म हैं जो समझाएंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी एवरेज की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से देख लीजिए और अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है, देखना है पहले भैया कितने छात्र थे, 50 छात्र थे, ठीक है। उनका कुछ खर्च रहा होगा, उन्होंने कुछ खर्च किया होगा। उसके बाद जब 10 आ जाते हैं ना, तो रख रखाव खर्च में 40 की वृद्धि हो जाती है। भैया 40 की वृद्धि कब हो जाती है, जब ये 10 बंदे आ जाते हैं, मतलब 10 बंदों ने 40 रुपए लाए होंगे, 40 नहीं लाए होंगे, औसत की बात नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहा है इनके आने से 40 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10 व्यक्ति 40 रुपये जो है पर डे बढ़ जाता है। मतलब ये 10 व्यक्ति 40 रुपये लेकर आएंगे। 10 व्यक्ति के पास अगर टोटल देखें तो 10 व्यक्ति के पास 40 रुपये होंगे, ठीक है। जबकि प्रति औसत रखरखाव खर्च में, मतलब जब औसत रखरखाव खर्च में 4 की कमी आ गई, देखते दोस्तों, अगर 4 की कमी आ गई ना, इसका मतलब हुआ है कि ये जो बंदे आए थे ना, ये कम लेकर आए हैं, ये कम लेकर आए हैं, औसत से भाई कम लेकर आए हैं, औसत से कम लेकर आए हैं। और इन्होंने जो 50 बंदों से औसत मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ मांगा होगा। जब मांगा होगा तो भैया औसत का डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। लेकिन कह रहा है 4 की कमी हो गई, तो उसके आगे क्या कह रहा है, छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च कितना है। दोस्तों औसत की बात यहाँ नहीं कर रहा है, औसत खर्च की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मूल रखरखाव खर्च मतलब टोटल खर्च की बात कर रहा है। दोस्तों इसको हम देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, बस आपको समझना है बस।
देखिए, जब पहले 50 विद्यार्थी थे ना, तो औसत खर्च, हम औसत खर्च की बात कर रहे हैं, रख रखाव खर्च या और रख रखाव औसत खर्च की नहीं, हम औसत खर्च की बात कर रहे हैं। औसत खर्च कितना था दोस्तों, हमें नहीं पता है औसत खर्च कितना था, लेकिन हमें जब पता है ये कि जब ये 50 बंदों के साथ ये जब 10 बंदे कितना लेकर आए, 40 लेकर आए, ठीक है, 10 बंदे मिला के 40 लेकर आए हैं, तो हुआ क्या है, ये कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रति औसत रख रखाव खर्च में, प्रति औसत रख रखाव खर्च में 4 की कमी आ जाती है, मतलब ये जो है 4 कम हो जाता है। ये क्या है, 4 कम हो जाता है। भैया 4 कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 50 बंदों से प्रत्येक से 4 4 4 मांगा होगा। दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी ना एवरेज की, वही इस लोगों को, इस वीडियो को, मतलब इस सवाल को समझ पाएंगे, बाकी यार और कोई नहीं समझ पाएगा। अगर हम दूसरे मेथड से करें ना, यहाँ पर हम एलिगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आप मतलब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है ना वो बंदा समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, 4 की कमी हो गई। औसत बेसिकली होता क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे ये 4 4 क्यों मांग रहे हैं। ये 4 4 दोस्तों इसलिए मांग रहे हैं कि इनके पास भी औसत के बराबर हो जाए, कि भाई 4 जो है 10 बंदों को ये 4 4 देंगे। एक्चुअल में इन्होंने कितना मांगा, 4 4 इन्होंने 50 से मांगा, तो कितना मांगेंगे, 200 मांगेंगे। तो एक्चुअल में इन 10 के पास एक्चुअल में टोटल कितनी धनराशि हो जाएगी, 240। टोटल में 240 धनराशि हो गई। कितने बंदों के पास, 10 बंदों के पास। दोस्तों एवरेज कितना हो जाएगा, 24। एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 24। दोस्तों लेकिन ये 4 कम था, तो यहाँ पर एवरेज कितना होगा, 28। यहाँ पर एवरेज कितना होगा, 28। अगर हम एवरेज 28 है, रख रखाव खर्च का जो एवरेज है ना, रख रखाव खर्च का एवरेज अगर 28 है और बंदे कितने हैं दोस्तों, 50, तो ये मूल रख रखाव खर्च की बात कर रहा है, यहाँ की रख रखाव खर्च की बात नहीं कर रहा। मूल मतलब जब 50 बंदे हैं, तो दोस्तों होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, ये तो सभी लोग जानते हैं ना। तो हमें योग की बात कर रहा है। औसत हमें पता है कितना, 28, संख्या पता है इंटू कितना, 50, और योग मतलब मूल को जो रख रखाव खर्च यही निकल आ जाएगा। आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 और 1 0, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने समझाने की तो पूरी कोशिश की, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप दोस्तों वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु, मतलब एक समूह की औसत आयु दे दी गई है 17, ठीक है। 16 औसत आयु दे दी गई, ठीक है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र, मतलब 10 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 साल है, मंच से और ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्र जितने हैं, मतलब सभी छात्रों की जो औसत उम्र है ना, अब टोटल के दोनों को मिलाकर कितनी औसत आयु दे दी गई। यहाँ पर दोस्तों हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन की दोस्तों हमने प्रॉपर्टी भी बताई थी, एक जो है एक संख्या से ज़्यादा और एक संख्या से कम है, इसमें है भी। और लेकिन जो यहाँ का रेशियो आएगा ना, औसत में होता क्या है, अगर ये औसत दिया होता है ना, तो ये यहाँ पर जो रेशियो आता है ये संख्या का आता है दोस्तों। यहाँ पर रेशियो किसका आएगा, संख्या का, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, यहाँ पर भी 0.5, तो कितना आ जाएगा, 1:1 बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर संख्या की बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर कितने विद्यार्थी आए थे, 10 नए आए थे, तो भैया 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 16 की जगह पर 10 आए थे ना, 16 साल वाले 10 आए थे, 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ कर रहा है प्रारंभ में भैया 17 कितने आए थे, 10, तो टोटल अगर मतलब प्रारंभिक ही पूछ रहा है तो 10, अगर टोटल पूछता तो कितना आता, 20, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आपको समझ में, ये देखिए अब नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 10 और ये 10 और ये 20, टोटल 20 होगा। लेकिन प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी होगी, 10 ही होगी, क्योंकि प्रारंभिक ही पूछ रहा था। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है अकेला किसी काम को 8 दिनों में करता है, जबकि बी उसे अकेला 10 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों हम पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो ए हम 8 दिन तक करता है और बी 10 दिन तक करता है। भैया एक का इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, 8 × 5 = 40 और 10 × 4 = 40। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है इनकी।
ये जो इधर रेशियो आता है वो इफिशिएंसी का रेशियो आता है, मतलब उनकी कार्यक्षमता का। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात देखिए क्या है, यहाँ पर 900 रुपये मिलते हैं, मतलब जो जितना कार्य करेंगे भैया उतना रुपये मिलेगा। मतलब एक्चुअल में जितना कार्य करते हैं, जो जितना कार्य करेंगे मतलब टोटल वर्क जो बराबर होता है, जितना कार्य करेंगे उतना ही रुपये मिलेगा, मतलब टोटल कार्य के बराबर 900 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं, अगर भैया दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, दोनों दोस्तों मिलकर काम पूरा करा है ना, तो दोस्तों दोनों जो है समान दिन काम करेंगे, दोनों समान दिन काम करेंगे नहीं। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो भैया जब काम पूरा होगा तो दोस्तों दोनों या तो 3 दिन तक, मान लीजिए 3 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो दोस्तों ए भी 3 दिन तक काम कर रहा है और बी भी 3 दिन तक काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा कि टोटल वर्क बराबर होता क्या है, इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना। दोस्तों यहाँ पर क्या है, टाइम क्या सेम है। अगर टाइम सेम है, टाइम क्योंकि सेम है, क्योंकि क्या कह रहा है, अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, अगर हमने मान लिया काम 4 दिन में मान लीजिए पूरा हो गया, ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं इसका मतलब ए ने भी 4 दिन तक काम किया होगा और बी ने भी 4 दिन तक काम किया होगा। इसका मतलब टाइम क्या है, दोनों के लिए सेम है। अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पर टोटल वर्क बराबर किसके हो जाएगा, इफिशिएंसी के, क्योंकि अगर हमने टाइम को 1 मान लिया, 1 मान सकते हैं, टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, इफिशिएंसी के। ठीक है, टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, इफिशिएंसी के। दोस्तों जो यहाँ पर रुपए मिलते हैं ना, आप जितना कार्य करेंगे उतना ही रुपए मिलेंगे। ठीक है, जितना कार्य करेंगे उतना ही रुपए मिलेगा, तो रुपए किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। अगर यहाँ टोटल इफिशिएंसी हमारी पहले देखेंगे, अब इफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल वर्क के। हमें इफिशिएंसी पता है कितनी, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर, 5 और 4, इफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 5 और 4 है। एक्चुअल में इफिशिएंसी कितनी है, 9। और इफिशिएंसी का रेशियो ही क्या होगा, टोटल वर्क का रेशियो। इसको हम टोटल वर्क मान सकते हैं, ये टोटल वर्क का कोई टाइम सेम है। दोस्तों टोटल वर्क हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 900। 9 की वैल्यू कितने गुना 900, तो 1 की वैल्यू ये कितने गुना गए, 100, तो 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी और 5 की 500, मतलब ए को 500 रुपये मिलेगा और बी को 400। दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 500 और 400, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ए को एक ही ऑप्शन में 500 मिल रहा है, तो दोस्तों अगला ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों डेज की संख्या भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो ऑप्शन डी हमारा आ गया, लेकिन हम डेज की संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। डेज कैसे निकालेंगे, तो भाई टोटल वर्क कितना था, 40 डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी 9, यही आ जाएगा टोटल वर्क 40/9, जो कि आ रहा है यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम दोस्तों मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।